तो ये हमने देख लिया है, गर्विश और दूसरी विश देखना है। रिवीजन क्लास है, थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे। 23 बैच वाले बिल्कुल भी ना घबराए, 22 बैच वालों के तो हो ही जाएगा। तो सर हमने क्या देखा था, गर्विश इस तरीके से क्लास खत्म होने के बाद आप सभी लोग अपने दिमाग में रिवीजन करोगे, ये एक मेरी कंडीशन है। क्लास करने के बाद भूल ना जाएं, एक बार तुरंत रिवीजन करना है, तुरंत। और जहां आप लोगों को दिक्कत आए, जब तक पेपर है आप तब तक कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, 5 बजे के बाद। ठीक है सर। क्या देखना है हमें, गर्विश समझना है और दूसरी विश समझना है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आप फर्स्ट क्लास लिए होंगे चैप्टर 1 की हमसे, तो वहां मैंने आपको एक बीज डाल दिया था इसका। आज वो पेड़ बन के आपके सामने आएगा और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आपको पेपर में भी इसी फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले गर्विश के बारे में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा गर्विश या दूसरी विश के ऊपर। ठीक है सर। गर्विश क्या होते हैं, निरुक्ति आती हो, बहुत बढ़िया। एक अर्थ में आपको समझना है इसका मतलब क्या होता है। गर्विश का निगलने योग्य, ऐसा कोई द्रव्य जिसको हम निगलते हैं या फिर स्वेलो करके इनटेक करते हैं, हर वो चीज क्या होती है, गर्विश होती है। परिभाषा कई बार बता चुका हूं, आचार्य चरक का मत याद रखना है और आचार्य भागवत का मत याद रखना है। आचार्य चरक ने इतनी सिंपल बात कही है, उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन बताया था, हारीत का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको ध्यान रखना है। आचार्य चरक ने तो केवल 2 ही बताए थे। क्या कहा था, केवल 2 प्रकार के विष है, जांगम और स्थावर। आचार्य चरक कह रहे हैं कि मैंने आपको स्थावर और जांगम विष बताए थे, इसके अतिरिक्त जो भी विष है उसका क्या नाम हुआ है, संयोजक विष। इसके अतिरिक्त जो संयोजक विष होता है या इसके अतिरिक्त जो भी विष होता है उसे हम गर्विश कहते हैं। ये आचार्य चरक ने बोला है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। केवल कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कैसे आपको पेपर में प्रेजेंट करना है, अगर आपके दिमाग में पॉइंट रहेगा तभी। केवल आचार्य चरक ने कहा कि मैंने जो 2 तरीके के विष बताए थे, स्थावर और जांगम, उनके अतिरिक्त जो भी विष है, अब वो कृत्रिम भी हो सकता है, संयोगज विष जिसका नाम दिया है वो क्या है, गर्विश होता है। और ये कैसा होता है, सद्यो प्राणहर नहीं होता, इसके आपको तुरंत साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं, ये तुरंत रोगों की उत्पत्ति क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका विपाक देर से होता है, मतलब इसका विपाक विलंब से होता है, इसलिए ये हमारे लिए शीघ्र प्राण घातक नहीं है। यही सेम बात हम दूसरी विष के लिए भी कहेंगे कि जो हमारे दूसरी विष होते हैं वो भी शीघ्र प्राण घातक नहीं होते हैं। वह भी क्या होता है, लंबे समय के बाद आपको क्या करते हैं, अपने साइन और सिम्टम शो करके विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये दोनों बात सेम आएगी गर्विश में भी और दूसरी विष में भी। आचार्य चरक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर मैंने भागवत का कॉन्सेप्ट समझा था। आचार्य भागवत ने क्या कहा था, बस एक लाइन छोटी सी, उन्होंने 3 चीजें बोली थी कि जो गर्विश होता है, आचार्य भागवत की दृष्टि से आपको बस 3 याद लाइन रखनी है कि प्राणियों के जो अवयवों, जो प्राणी है, अब वहां प्राणी फिक्स नहीं किया है, कोई भी हो सकता है, सर्प, कीट, लूत, विषा, हर वो कोई भी प्राणी, उसके अवयवों से जो भी मल निकल रहा है, जो भी एक्सक्रीटा है उनका, वह क्या है, गर्विश। दूसरा, जो विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्य होते हैं उनकी भस्म होगी। अब मैंने यहाँ पे भस्म का कॉन्सेप्ट भी नॉर्मल क्लासों में बताया था, आप जब वहां ज्वाइन किए होंगे तो यहाँ पे भस्म क्यों आचार्य ने बोला है, बस अभी आप इतना याद रखिए, विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों की भस्म, और तीसरा मंद वीर्य वाले विषयों को क्या बोला है, उनके मल को क्या बोला है आचार्य चरक ने। अलग कॉन्सेप्ट आचार्य भागवत ने उसको गर्विश कहा है। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चरक ने कहा कृत्रिम और वो स्थावर और जांगिम के अतिरिक्त जो तीसरा विष है जिसे मैं संयोगज कह रहा हूं वो गर्विश है, यही कृत्रिम विष भी होता है। आचार्य भागवत ने कहा 3 के बारे में, जो भी विरुद्ध वीर वाले द्रव्यों की भस्म है, प्राणियों के जो अवयवों के मल है, और जो मंद वीर वाले विष है, उन सबका क्या है, मैं गर्विश की संज्ञा दूंगा। ठीक है सर। फिर आता है अगला पॉइंट, गर्विश का प्रयोग कहाँ होता था, तो आपको मैं ये बता चुका था कि आप लिखोगे पूर्व काल में जो स्त्रियां होती थी वो अपने पति को, प्रेमी को अपने वश में करने के लिए क्या करते थे। अब वहां पे मल आया था ना प्राणियों के, तो वहां पे प्राणियों में मतलब मनुष्य को भी आचार्य ने लिया है, सिर्फ सर्प, कीट, लूता तक हमें सीमित नहीं रह जाना है। जो स्त्रियां हैं उनका जो पसीना है, जो स्वेद है, उसको, मासिक धर्म को, अपने रक्त को क्या करती थी, भोज्य पदार्थों में मिला के देती थी। फिर मैंने आपको
इसके लक्षण बताए थे, गर्विश के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपने नॉर्मल क्लास किया तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में कॉमन सिम्टम्स बताए थे, वही आपको लिख के आने हैं। जब कुछ भी ना समझ में आए, पेपर बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, तो वही सामान्य आपके जो लक्षण दिखाई देते हैं गर्विश के, वही बता देना है। क्या होता है, पांडु वर्ण की अपनी शरीर हो जाता है, क्रश हो जाएगा, पेट फूलेगा, आद्यमान होगा, आटोप होगा, हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है, यकृत और प्लिया का साइज बढ़ जाता है, रोगी काश श्वास से पीड़ित रहता है। मतलब डेली लाइफ में जो आपके पास ओपीडी में पेशेंट लेके आते हैं कंप्लेन, वह सब मिलती जुलती मिलती हैं। कैसे आप पता करोगे कि ये आपका जो पेशेंट है वो गर्विश से दूषित है या पीड़ित है या नहीं है? तो आपको क्या करना था, आपको देखना था, उससे पूछना था कि रोगी के स्वप्न में उसे क्या दिखाई देता है, बिल्ली, नेवला, गीदड़। अगर ऐसी वृक्ष जलाशय दिखता है तो डेट मीन्स गर्विश है, इसको चिकित्सा गर्विश की करनी है। चिकित्सा भी मैंने आपको याद कराई थी, आचार्य भागवत ने 3 बातों में चिकित्सा कह दी है। सबसे पहले आपको हृदय की शुद्धि करनी है वमन कर्म से, फिर शोधन के पश्चात, अब वमन हो गया मतलब शोधन के पश्चात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, वाइवा में भी पूछ लिया जाएगा, स्वर्ण माक्षिक और स्वर्ण भस्म को शर्करा और मधु के साथ पान करने के लिए बोला है। तत्पश्चात उसके बाद अगध का वर्णन करना है। और मैं आपको खुशी की ये बात है कि थेराप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ ड्रग ये चैप्टर में आपको ट्रिक के साथ याद करा चुका हूं। अब आप लोग का कर्तव्य है, जल्दी से मुझे बताओ गर्विश के लिए कौन सा अगध मैंने आप लोगों को याद कराया, जल्दी बताओ कोई बताएगा? गर्विश में अगध का योग याद कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर था थेरापी। वेरी गुड, बिलवादी अगध का हमने वहां पे पढ़ा था। बिलवादी अगध के मैंने ट्रिक भी आपको कई बार याद करा दी है। गर्विश में हम उसको यूज करते थे, विषुजिका में यूज कर रहे थे, और ज्वर में यूज कर रहे थे, सर्प कीट लूता में भी हम उसे यूज कर रहे थे। जिसने भी बताया बहुत अच्छा बताया। तो आपको याद रखना है 3 वे में चिकित्सा है, वाइवा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। हृदय की शुद्धि करानी है, स्वर्णमाक्षिक स्वर्ण भस्म देना है मधु और शर्करा के साथ, और फिर उसके बाद अगध दे दोगे। कौन सा अगध दे दोगे? अभी जैसा बताया वो वाला अगध दे देंगे। एक और अगध था गर्विश के नाश के लिए, वो कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ गर्विश के लिए था। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। फिर अगला हमारा दूसरी विष आता है। बस गर्विश में बिल्कुल सिस्टमेटिक निरुक्ति पता होनी चाहिए, क्या अर्थ है, निगलने लायक कोई वस्तु, उसे गर कह रहे थे। फिर दूसरा परिभाषा चरक के अनुसार, भागवत के अनुसार। फिर उसके बाद इसका प्रयोग पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको लक्षण पता होने चाहिए, और लक्षण के बाद चिकित्सा पता होनी चाहिए। पूरा आपने पैकअप कर दिया दूसरी विष गर्विश का। बताओ समझ में आया पेपर में कैसे लिखना है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ ये गर्विश का कॉन्सेप्ट। बोलेगा कोई? यस बॉस। ठीक है, बिल्कुल। अभी भी नहीं बोल रहे हो, एनर्जी नहीं है, पेपर है सिर पे भाई। इंटरेक्ट करो तभी आगे आपको चीजें समझ में आएंगी। आप बोलोगे नहीं फिर मेरे को लगेगा दोबारा बताऊं। ठीक है, दूसरी विष में क्या बताया था, रिवीजन क्लास चल रही है, ये निरुक्ति पता होनी चाहिए। जो शरीर को दूषित करे उसे हम दूसरी विष कहेंगे। निरुक्ति है दूषित करने वाला। ठीक है, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है परिभाषा, दोनों की हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। तो दूसरी विष में आपको क्या कहना है कि स्थावर विष भी हो सकता है, ये जांगम विष भी हो सकता है, ये कृत्रिम विष भी हो सकता है, ये संयोगज विष भी हो सकता है। मतलब कोई भी विष का ये एक पार्ट हो सकता है। मतलब सर क्या अंश हो सकता है, क्या कहना चाह रहे हैं हम? आपसे ये कहना चाह रहे हैं यदि आपके शरीर में कभी भी जानबूझ के गलती से स्थावर विष का सेवन हो गया है, जांगम विष चला गया या कृत्रिम विष चला गया है, फिर आपने उसके लिए मेडिसिन ले ली, उसका ट्रीटमेंट ले लिया, पर पूरा ट्रीटमेंट ना लेते हुए आपको जैसे ही फायदा मिला आपने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, फिर उसका जो अंश रह गया है वो अंश कहीं आपके शरीर में धीरे धीरे पड़ा रहेगा। और जब उस अंश को जो दूसरी विष का, या फिर मैं आपको कह रहा हूं दूसरी विष क्या है, स्थावर विष, जांगम विष, कृत्रिम विष, संयोगज विष, कोई भी विष का कोई एक अंश जो आपके शरीर में रह के प्रभावहीन होकर जब उसको उसके समान के आप अपथ्य का सेवन करोगे और
उसके समान गुण का आप जब सेवन करोगे तो उसकी क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगा, और वो तब जाके अपने साइन और सिम्टम दिखाता है। मतलब जब आपके शरीर में उसका कोई अंश प्रभावहीन होकर डला रहेगा, जब आप अपत्य का सेवन करोगे, उसके समान गुणों का सेवन करोगे, तो वो अपनी कंसंट्रेशन में बढ़ के फिर आपको क्या करेगा, बॉडी को दूषित करेगा। इसलिए इसे हम दूषी विष कहते हैं। स्वरूप पूछ लिया जाता है कि दूषी विष का स्वरूप क्या है, हम मतलब किसे कह रहे हैं दूषी विष। तो आचार्य ने यहाँ क्लियर किया है, अल्पवीर होने के कारण। मतलब ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि आपके बॉडी में है, कब दिखेगा, जब इसकी एक मिनिमम जो कंसंट्रेशन होती है जिसपे ये आपको क्या दिखाए, साइन और सिम्टम। तो वही कह रहे हैं, अल्पवीर होने के कारण ये प्राणी को शीघ्र नहीं मारता है, लाइक एज गर्विश। वही सेम बात, कफ आवृत होके ये शरीर में पड़ा रहता है, जीर्ण होकर देश काल, देखो वही बात कह रहा है, देश काल के अनुसार रोगों को उत्पन्न करता है। कब, जीर्ण होने पर। जब ये जीर्ण होगा, जीर्ण कब होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। फिर इसके निदान क्या है दूषी विष के, प्रतिकूल देश काल आहार विहार करना, वही मैंने बताया। फिर उसके बाद अधिक मात्रा में मैथुन, व्यायाम, दिवा स्वप्न, शोक, भय, क्रोध, शीत, वर्षा, बादल, अजीर्ण, आम विष, ये सब क्या है, दूषी विष के निदान हैं। इतनी क्लास क्लियर है, जल्दी बताओ आप लोग। जी बॉस। समझ में आ रहा है? जी बॉस। ठीक है। दूषी विष के पूर्व रूप, पूर्व रूप का श्लोक याद हो जाए अच्छी बात है, वरना हिंदी में अब आपके समझ में, समझ लो दूषी विष पड़ा हुआ है तो क्या होगा, निद्रा आएगी, जृंभा की उत्पत्ति होगी, शरीर में भारीपन होगा, अंगमर्द होगा, और संधियों में शिथिलता आती है। लक्षण, गर्भ विष के हमने लक्षण देख लिए थे, ये हमारे दूषी विष के लक्षण है। दूषी विष के लक्षण क्या होगा, आविपाक की कंडीशन होगी, आरोचक, चकत्ते पड़ जाएंगे, कोठों की उत्पत्ति होगी, मतलब मेनली पित्तज विकार आप लिख सकते हैं, कुष्ठ की उत्पत्ति हो जाती है, अनाह होगा, आटोप होगा, अतिसार हो जाएगा, तृष्णा, मूर्छा, ज्वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं। पेपर में आपसे कहेगा और आपको क्या लिखना है, आचार्य सुश्रुत ने वही जो मैंने आपको सेकंड क्लास में याद कराए थे, कॉमन कॉमन वही आप लिख के आएंगे। ज्वर की उत्पत्ति होगी, आटोप होगा, आद्यमान हो जाएगा, वमन हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, हाथ पैरों में शोथ की उत्पन्न हो जाएगा, एक्सेट्रा। फिर धातु विष, जब आपका ये जो दूषी विष है जो शरीर में पड़ा हुआ है, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, धातुओं में अपना गमन करेगा। तो वही मैंने इसमें आपको लिखा है, बस पढ़ लीजिएगा कि अगर पकवासे में दूषी विष पहुंचेगा तो क्या लक्षण है, आप पता कर पाओगे कि अब इसका एक्सटेंट किस लेवल पे बॉडी में आ रहा है, तो आपको किसके समान लक्षण दिखाई देंगे। जैसे यदि अमाशय में अगर पहुंचा है अभी वो जो विष है, जो दूषी विष है वो आपके शरीर में अमाशय में स्थित है, तो कफ और वात के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। बस इतनी लाइन याद रखना है, अमाशय में जब होगा तो कफ और वात के समान लक्षण एमसीक्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पक्वाशय में है तो वात और पित्त के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद अगला हमें देखना है कि यदि धातुओं में आपका दूषी विष चला गया है तो धातु जन्य जो रोग होते हैं वो आपको दिखाई देंगे, मतलब रस दोषज विकार, रक्त दोषज विकार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोड्यूस होंगे। फिर उसके बाद दूषी विष की चिकित्सा, तो अब कुछ ना आए तो दूषी विष आदि अगध का सेवन कराएंगे, पर कैसे, सबसे पहले क्या कराना है, रोगी को वमन करा देना है और विरेचन कराएंगे। मतलब क्या डिफरेंस आया, यही पूछ लिया जाएगा। अगर आपसे गर्भ विष और दूषी विष में एक डिफरेंस पूछेगा तो आप क्या पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस बता देंगे, दोनों के लक्षण बता दोगे, फिर दोनों की चिकित्सा बता दोगे पैरेलल में। वहां केवल हमने हृदय की शुद्धि के लिए वमन कराया था, यहाँ हमें वमन और विरेचन दोनों कराना है। फिर दूषी विष का सेवन करा, दूषी विष अगध का सेवन करा देना है, और दूषी विष आदि अगध के आपको सारे घटक द्रव्य याद है और उसका रोग अधिकार क्या है, दूषी विष।
फिर दूसरी विष के क्या उपद्रव उत्पन्न होते हैं, तो शुक्र, क्षय, ज्वर, दहा, हिक्का, अनहा, अतिसार, जो लक्षण थे वही आगे चल के क्या होते हैं, उपद्रव के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर साध्य, साध्यता इंपॉर्टेंट थी। संयम जो पुरुष होता है संयमी, उसमें ये साध्य व्याधि है। 1 वर्ष अगर पुराना है तो ये याप्य हो जाता है, और छीड़ या फिर जो कमजोर हैं और जो अहित का सेवन करते हैं उनके लिए असाध्य है। आयुर्वेद में 1 वर्ष पुराना अगर कोई रोग हो जाता है तो वो मेनली याप्य और असाध्य की तरफ चला जाता है। बताओ गर्विश और दूसरी विष समझ आया? लिख के आ पाओगे अगर पेपर में आएगा? जल्दी बताओ सभी लोग। यस बॉस। जी बॉस। कोई डाउट किसी को कुछ जी पूछना है? हाँ सीबी बॉस, समझ आ रहा है डॉक्टर साहब? जी बॉस आ रहा है। ठीक है, कहीं दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। 23 बैच वाले आप लोग बाद में पूछ लेना, नोट्स में सेंड कर दूंगा आपको। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 5 अब थोड़ा सा मतलब मॉडर्न की तरफ हम स्विच कर रहे हैं। कॉन्टेम्पररी एस्पेक्ट का मैं कई बार मतलब बता चुका हूँ, कुछ नहीं है। जो आपने आयुर्वेद का हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट गर्विश और दूसरी विष का देखा, अब आप जिस 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं वहां पर आप उस गर्विश और दूसरी विष को किससे कोरिलेट करके देखना चाह रहे हो, ये मतलब होता है कॉन्टेम्पररी एस्पेक्ट का। तो आज की मेरे जो समय है जिसमें आप और हम हैं, उसमें मैं गर्विश की तुलना किससे करूंगा और दूसरी विष को मैं किससे समझूंगा, ये हमें पॉइंट देखना है। तो वही सब चीजें हैं। अब आपको एक वर्ड में मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, केवल इसको पकड़ के रखना, बाकी सब चीजें बहुत आसान हो। तो हमें क्या समझना है, गर्विश से केवल कॉनकोटेड पॉइजन। कॉनकोटेड मतलब क्या है, मिक्सचर, हर चीज का मिक्सचर, कॉकटेल बना देना है, खाने को भी कॉकटेल, पीने की चीजों को भी कॉकटेल। तो बस कॉनकोटेड पॉइजन का मतलब गर्विश, 2-3 चीजों को मिला देना क्या है। और वहां भी आपको याद ऐसे रखना है कि पूर्व काल में स्त्रियां भी गर्विश को अपने पति को प्रेम, अपने जाल में रखने के लिए या फंसाने के लिए, अपनी तरफ रखने के लिए वहां भी मिला रहे थे, यहाँ भी मिलावट वाली चीजें, मतलब कॉनकोटेड पॉइजन को याद रखना है और लिख के आना है। क्या है, हाँ क्या है इसमें कॉनकोटेड पॉइजन में आपको सबसे पहले यही रखना है कि इन कॉन्टेम्पररी व्यू, आज के परिप्रेक्ष्य में गर्विश क्या है, एक कॉनकोटेड पॉइजन है। क्या है कॉनकोटेड, लेस पोटेंट टॉक्सिन दैट में गेट इनटू आवर डेली लाइफ में यूटेंसिल के थ्रू, अनइंटेंशनली, एक्सीडेंटली, या फिर अलग अलग जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, जो शेयरिंग करते हैं, जो खाना कंज्यूम करते हैं एक्सेट्रा, जो भी हम नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हम एक नए कॉम्बिनेशन के लिए चीजें कर रहे हैं, वो सब क्या है, गर्विश है। सिंपल एग्जांपल से मैं अब आपको समझाता हूं कि गर्विश क्या है। फूड एज अ गर्विश, जो आप खाना खा रहे हैं वो भी क्या है, एक तरीके का गर्विश है। आप नोट्स मिलेंगे उसमें पढ़ लीजिएगा। सब अडल्ट्रेशन पीछे हम पढ़ के आए हैं, अभी आगे भी पढ़ेंगे अडल्ट्रेशन के लिए। तो जो आज के समय में अडल्ट्रेशन हो रही है वो भी क्या है, एज अ गर्विश। आपसे एग्जांपल पूछेगा वाइवा में कि आज के समय में आप कैसे गर्विश को देखते हो, तो आप बोलोगे अडल्ट्रेशन क्या है इन अ फूड एज अ गर्विश। दूसरा एग्जांपल, जितने भी आपके प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो रहे हैं वो सब क्या है, गर्विश है। मतलब हर वो पदार्थ जो आप ऐड कर रहे हो, नेचुरल क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, जो भी ऐड करके कॉनकोटेड की तरह वो ऐड कर रहे हो, वो सब क्या है, एज अ कॉनकोटेड पॉइजन है। दूसरा, ड्रिंक एज अ कॉनकोटेड पॉइजन। कितनी तरीके की हम वेरियस ड्रिंक बेवरेज यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क शेक, पैक्ड जूस आजकल आ रहे हैं, उसमें कितने एडिटिव है, सेडेटिव है, मतलब प्रिजर्वेटिव्स हैं, कितने हार्मफुल चीजें हैं, पर हम वो सब सेवन कर रहे हैं। तो वो आज के समय में जो आचार्यों ने पिछले हजारों साल पहले बताया है, तो वो भी क्या है, आज के समय में गर्विश है। और क्या सर, इवन जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वह भी क्या है, वह भी आज के समय में क्या है, गर्विश की तरह। एग्जाम्पल भी दिया है जैसे कि पीसीएम, हम सभी जानते हैं पीसीएम क्या है, हेपेटोटॉक्सिक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में जानते हैं, एस्प्रिन के बारे में जानते हैं, सीधे अब हम 500 mg पीसीएम को यूज करने लगे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो इन सब के जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो सब क्या है सर, वो सब गर्विश है, जो आप अलग
अलग कॉम्बिनेशन की दवाइयां यूज कर रहे हो, चलो अभी ये ले लिया फिर थोड़ी देर में ये ले लिया, वो कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, आपके लिए एज अ गर्विश के लिए पार्ट प्ले कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि आपने देखा हो करेगी, मतलब सर मैं ये कहना चाह रहा हूं वो ड्रग जैसे कि एंटीबायोटिक, अगर आपने उसके साथ एक भी ओमिप्राजोल पेंटाप्राजोल नहीं दिया तो वो आपको गैस्ट्राइटिस की तरह काम करेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, एज अ गर्विस हो जाएगा। गर्विस किसके रूप में आप देख सकते हो, एज अ कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं कितना उससे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स आ रहे हैं आगे चल के, उसमें जो हम BHA BHT आप केमिस्ट्री में सब लोग पढ़े हुए हैं, ये सब क्या है, ये सब एज अ गर्विस की तरह हैं। बताओ गर्विस का मॉडर्न पार्ट कॉन्टेम्परेरी समझ आया या नहीं आया, सच बताना आया कि नहीं। बॉस आ गया। पेपर में लिख के आ पाओगे। यस बॉस। बॉस फर्टिलाइजर्स भी को उनको भी हम बिल्कुल गर्विश में बिल्कुल सही कंसीडर कह रहे करते हैं। हो रूपिका, फर्टिलाइजर्स बोल सकते हो, पेस्टिसाइड्स बोल सकते हो, जितनी भी हम सब्जियां आजकल खा रहे हैं वो सब कहां से आ रही हैं, फर्टिलाइज होके आ रही हैं, तो वो भी क्या है, गर्विश है। पर उनके रिजल्ट हमें आज क्यों नहीं मिल रहे, वो भी आचार्य ने इतनी साल पहले बता दिया है, क्योंकि ये क्या होता है, इनका विपाक डिले होता है, बहुत देर में होता है, जब इनका विपाक होगा तब आपको इसके सिम्टम, तो जो आपने सब्जी खाई फर्टिलाइज्ड वाली, या जो आपने कॉकटेल बना के चीजें ली, अलग अलग कॉस्मेटिक लिए, ड्रग लिया, फूड लिया, चाउमीन में अंडा मिला दिया, फिर कोल्ड ड्रिंक मिला दी, फिर उसके साथ मैगी भी खा रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, आज आपको तुरंत, अगर गर्विश और दूसरी विष क्यों हम इसे समझ रहे हैं, अगर ये कोई सर्प विष होता तो तुरंत सिम्टम दिखाता, ये तुरंत ना दिखा के दूर में अगले थोड़े समय के बाद आपको एज अ विष की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसे गर्विश और दूसरी विष कह रहे हैं। आई बात समझ में आप सभी के। यस बॉस। वेरी गुड। फिर अब अगला हम देखेंगे, ठीक है सर, अब हमें देखना है कि कौन सा देखना है, दूसरी विष। दूसरी विष को मैंने आपको याद कराया है, क्या समझना है, क्यूमुलेटिव पॉइजन। क्यूमुलेटिव पॉइजन धीरे 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 धीरे, जैसे कि आपने और हमने बायोमैग्निफिकेशन सुना है, पढ़ा है एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी में, 0.001 से 0.01 फिर 0.1, सभी लोग जानते हो मरकरी पॉइजनिंग, वो जो एक्सेल वीक हो जाता है, याद आ रहा है कुछ, यस बॉस। वो क्या है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है आपका दूसरी विष का। वो धीरे धीरे जो आपके बॉडी में पहुंच गया है, अब वो जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और एक अपनी कंसंट्रेशन में आके वो आपको साइड इफेक्ट शो करेगा। अब हम शुरू करेंगे इसको, हम कैसे कैसे दूसरी विष को देखते हैं, तो बायो मैग्निफिकेशन इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, इसे मैं बायो एक्यूमुलेशन बोल सकता हूँ। पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सब चीजें बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस के थ्रू इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी में, जो आपके खेतों से सब्जियों के रूप में जो भी हम पथ्य सेवन कर रहे हैं आहार, उसके थ्रू जो बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रही है, वो सब क्या है आज की परिप्रेक्ष्य में, वो सभी दूसरी विष है। ठीक है, हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग, इंसेक्टिसाइड, मतलब वही बात कह रहे हैं घुमा फिरा के, दूसरी विष और गर विष को कैसे डिफरेंशिएट करके लिखना है। ये चीज जैसे ऑर्गेनो जितने भी क्लोराइड कंपाउंड है, हर्बिसाइड्स है, रोडेंटिसाइड है, फंगिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, ये सब क्या है, ये सभी दूसरी विष है। आई होप ये सब दूसरी विष और गर विष का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। बताओ लिख के आ पाओगे ना पेपर में, जब पूछा जाएगा मॉडर्न में कैसे आपको कोरिलेट करना है वाइवा में। बस क्या याद रखना है, गर्विश क्या है बोल के बताओ जब जल्दी से सभी लोग, गर्विश को कैसे समझना है, एक वर्ड में क्या याद रखोगे, संयोजक। कॉकटेल। वेरी गुड, कोटेड पॉइजन। वेरी गुड। और दूसरी विष को क्या बोलोगे आप, क्यूमुलेटिव पॉइजन, एग्जाम्पल बायोमैग्निफिकेशन। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पेज भरने हैं और अपनी पूरी क्वेश्चन को लिख देना है। लास्ट इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर का लास्ट पॉइंट है रोल। अब इनका क्या रोल है, अब हमने जान लिया, मेरे समझ में आ गया कि ये गर्विश है, ये दूसरी विष है, आचार्य के जमाने के हिसाब से आज के समय से भी मैंने देख लिया। अब इनका रोल क्या है, सिंपल सी बात है, जब ये क्या करेंगे सर, डिजीज प्रोड्यूस करेंगे,
देंगे, यही इनका रोल है। तो वही टॉपिक दिया है एनसीआईएसएम ने आपके सिलेबस में, रोल ऑफ गर्विस एंड डूसिविस इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज। क्या कर रहा है ये, आपका व्याधि क्षमत्व कम कर रहा है, धीरे धीरे क्या करेगा आपके अंदर रोगों की उत्पत्ति या विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेगा। तो वही इसका रोल क्या है कि अगर पहले मैं गर्व इसका रोल देखना चाहूं तो एक्सीडेंटली या फिर जो हम पॉइजनिंग को अपने इनडायरेक्टली डिफरेंट कॉम्बिनेशन के थ्रू जो हम अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उससे हमें नए नए रोगों के उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कि अब हार्ट के डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, मधुमेह बहुत ज्यादा हो रहा है, ये सब क्या है, क्योंकि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, जो ये गर्विस और दूसिविस हैं, ये मेन है। तो इट ऑल्सो इंक्लूड फ्यू सिस्टमेटिक इलनेस, ये नहीं है केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से सही हो जाएंगे, ये आपको सिस्टमेटिक इलनेस भी कर सकता है विच हैव डेफिनेट हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर ऑफ गर्विस। उससे आपको समझ में आएगा जब आपकी चिकित्सा करोगे कि ये गर्विस का, और उसके कैसे समझोगे, लक्षण चिकित्सा सब आचार्यों ने बता दी है। ठीक है सर। दूसरी विष में आपको क्या लिखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है दूसरी विष का वो कवर करता है, वही फिर से बात आ गई है क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी को, जो हमारा डे टू डे एनवायरनमेंट है, जो केमिकल हैं जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन हमारी कहाँ जा रही है, बॉडी में, ब्लड में जा रही है। ब्लड में जाते जाते जब वो एक अपनी कंसंट्रेशन को रीच कर लेता है, फिर वो क्या है, फेवरेबल कंडीशन है